आज एक और बड़ी खुलासे के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और यह खुलासा हमारे पिछले 3 दिन से लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध उससे जुड़े हुए हैं। सीज फायर वायलेशन की बातें अब तो ऐसा लगता है कि आम हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि हम दोनों देशों ने तय कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तब तक हम माकूल जवाब देते रहेंगे, और भारत माकूल जवाब दे रहा है। हर कोने से यही बात निकल कर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत जिस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में जवाब देता है और जो कुछ वहां होता है उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती, इस वजह से हमें हिंदुस्तानियों को जानकारी नहीं मिलती कि पाकिस्तान का नुकसान कितना हो रहा है। लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान की मंशा पर किसी भी तरह का कोई शक रह ही नहीं जाता। जी हां, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नए बटालियन को तैयार कर रहा है जिसका नाम मुजाहिद बटालियन है। यह बटालियन फौज की बटालियन नहीं होगी। इस बटालियन का पाकिस्तान की सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी बटालियन होगी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एकत्रित हो रही है और जो कश्मीर पर हमला करेगी। जी हां, याद कीजिए 1948 का वो लम्हा जब कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया था और उस वक्त पाकिस्तान यही कह रहा था कि ये पाकिस्तान के सैनिक नहीं है बल्कि ये कश्मीर के लोग हैं जो कश्मीर पर अपना अधिकार और अपना आधिपत्य चाहते हैं, और पाकिस्तान 1948 पर अपने तमाम नापाक मंसूबों को पीछे रख रहा था। एक फिर से यही साजिश है पाकिस्तान की। पहले करगिल किया गया 1999 में, जब पाकिस्तान ने कहा कि हमारे फौजी नहीं हैं और अपने फौजियों को वापस लेने से इनकार करता रहा। अब 10 साल बाद पाकिस्तान मानता है कि करगिल पाकिस्तान की करनी थी और अब एक नई ऐसी ब्रिगेड तैयार की जा रही है जो कश्मीर में हमला करेगी। बताइए हिंदुस्तान का क्या जवाब होना चाहिए इसको लेकर। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपके सामने रखते हैं अपना सवाल। क्या भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर करगिल की तरह जंग की साजिश रच रहा है? क्या पाकिस्तान ने रची है सीमा पर अपनी मुजाहिदीन बटालियन की घुसपैठ कराने की साजिश? एक ताजा खुफिया रिपोर्ट सामने आने के बाद ये सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक विशेष बटालियन तैनात करने में जुटी है। माना जा रहा है कि ये विशेष बटालियन पाकिस्तान की वो मुजाहिद बटालियन है जिसमें शामिल जवान अपने आकाओं के खौफ से मैदान में मरने मारने पर उतरते हैं, जो कायरों की तरह पीठ पर वार करते हैं, जो जंग में शहीद हुए सैनिकों का शव क्षत विक्षत करके लौटते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने मुजाहिदीन बटालियन के इस्तेमाल का खाका खींचा है और उन्हें भारतीय सैनिकों पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना अपनी मुजाहिदीन बटालियन 641, 647, 654 और 655 को LOC के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात कर रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना भारतीय सुरक्षा बलों पर खतरनाक हमले करने के लिए अपनी मुजाहिदीन बटालियन का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान आर्मी की ये एक खास बटालियन है जिसकी पाक अधिकृत कश्मीर में ही ट्रेनिंग होती है। इसमें पाकिस्तान के नियमित सैनिक तो होते हैं, लेकिन जिनकी फितरत होती है आतंकवादियों जैसी। पाकिस्तान की मुजाहिद बटालियन ने कई बार भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया है और उनके शरीर को क्षत विक्षत कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि बॉर्डर पर तैनात भारतीय सुरक्षा बलों ने भी सरकार को रिपोर्ट दी है और बताया है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की मुजाहिदीन बटालियन की नई तैनाती हो रही है। खास बात यह है कि मुजाहिद बटालियन का हेड ऑफिस पहले लाहौर में होता था, लेकिन पाक आर्मी ने अब इस यूनिट के हेड ऑफिस को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बिम्बर इलाके में शिफ्ट कर दिया है। उन्नीस 1999 में पाकिस्तान की मुजाहिद यूनिट ही थी जिस बटालियन की पाकिस्तान ने कश्मीर के करगिल में घुसपैठ कराई थी। ये मुजाहिद करगिल में आतंकवादियों की तरह घुसे थे और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बंकर बना लेने से भारतीय जवानों के लिए मुसीबत बन गए थे। बावजूद इसके भारतीय सेना ने जब हिमालय की चोटियों पर बैठे दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो मुजाहिद बटालियन के लिए जान बचाकर भागना ही नामुमकिन हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।
तो ये है बड़ी खबर जो न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध में। पाकिस्तान एक मुजाहिद बटालियन तैयार कर रहा है जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रण पाकिस्तान का तथाकथित तौर पर नहीं होगा और वो हमला करेगा कश्मीर पर। क्या हम इसके लिए वाकई में तैयार हैं? इसलिए आज हम ये सवाल आपसे पूछते हैं जो हमारी श्रृंखला का तीसरा और आखिरी सवाल है। हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं क्या पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स को तुरंत तबाह कर देना चाहिए? सवाल एक बार फिर, क्या पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को तुरंत खत्म कर देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हां तो लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा करना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर 53636 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं #NN अपनी राय लिखिए। हम इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ आपकी राय प्रदर्शित करेंगे बल्कि जो राय आपकी हो रही है मुफीद तरीके से पिछले 3 दिनों से, वो भी प्रदर्शित कर बताएंगे कि दरअसल पाकिस्तान संबंध में हिंदुस्तान की जनता आज अपनी सरकार से क्या चाहती है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान मुजाहिद बटालियन तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां पर तकरीबन 300 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। न्यूज नेशन के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 13 लॉन्चिंग पैड तैयार हैं जहां आतंकी न सिर्फ ट्रेनिंग पा रहे हैं बल्कि वहां से घुसपैठ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान के ये 13 लॉन्चिंग पैड्स की जानकारी अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखिए वो तमाम जगह जहां अभी पहले से तैयारी चल रही है, चाहे केल की बात करें, चाहे शादी की बात करें, चाहे पश्चिमी चमन की बात करें, फॉरवर्ड ततुल की बात करें, कोटाली की बात करें, जनकोट की बात करें, मंदार की बात करें, ये तमाम इलाके हैं जो कि दरअसल नियंत्रण रेखा से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक हैं। और यहां पर 13 लॉन्च पैड्स हैं जिनके जरिए 300 से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से सीज फायर वायलेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। कश्मीर में जिस तरह से हम आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है। इसी वजह से इस सीरीज को हमने शुरू किया क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सिर्फ अपने जवानों को इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि हम उन्हें शहादत के लिए सौंपते, और इसलिए आज यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने लोकसभा में कश्मीर और कश्मीर की हिंसा को लेकर कुछ तथ्य सामने रखे हैं जिस पर आज आप सबों को गौर करना चाहिए। साल 2015 से लेकर 17 यानी कि 2 साल के भीतर 72 नागरिकों की मृत्यु हुई है सीज फायर वायलेशंस की वजह से इन सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से यह तमाम हिंसा हुई है। 2015 से 2017 के बीच में हमने 201 सुरक्षा बलों को शहादत देते हुए देखा है। आप जरा बताइए, 2 साल में 200 से ज्यादा हमारे जवान मारे जा चुके हैं, अधिकारी मारे जा चुके हैं, जबकि कश्मीर 322 हिंसा की वारदातें हुई हैं सिर्फ 2016 में। ये तमाम आंकड़े भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। 2016 में हमने अपने 82 जवानों को खोया है जिन्होंने आतंकवाद से मुकाबला करते हुए या फिर क्रॉस बॉर्डर फायर की वजह से अपनी जान खोई है। कश्मीर में अगर आप 2017 की बात करें तो 342 हिंसक घटनाएं हुई हैं जो आतंकवादी घटनाएं हैं जिनमें 80 से ज्यादा सुरक्षा बलों की शहादत हुई है। अब बताइए, क्या हम अपने जवानों को वाकई में शहादत के लिए तैयार कर रहे हैं? हमने तकरीबन 212 लोगों को मारा है जो आतंकवादी है पिछले 1 साल में, लेकिन अपने 80 जवान खोए भी हैं। और इसीलिए क्या हमें वाकई में अपने जवानों को खोना चाहिए? हमने इस मुद्दे पर योग गुरु स्वामी रामदेव से भी चर्चा की। हमने उससे जानना चाहा कि स्वामी जी आप ही बताइए, दुनिया भर में आप योग का संदेश देते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? देखिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय कर लो और फिर जो भी पाकिस्तान के नापाक नारे लगाते हैं उनको ठिकाने लगाने का काम तो कर ही रहे हैं। जितने भी कश्मीरी हैं इनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे करके इनको वापस वहीं बसा दो, वोट बैलेंस भी हो जाएगा अपने आप। और इधर से कोई एक शीश कटे तो 100 शीश काट दो, और तब भी बात ना बने तो आर पार कर दो। रोज़ के रोज़ ऐसे अपने सैनिकों के शीश कटना। इजराइल के प्रधानमंत्री आए थे कुछ दिन पहले, सीखो। देखा आपने, स्वामी रामदेव भी कितने आक्रोशित थे। वो भी कहते हैं कि भाई ये रोज दिन का झंझट खत्म करो, और हम भी यही कह रहे हैं, भाई एक बार तय कर लीजिए ना क्या करना चाहिए। इसलिए आपसे हम अपनी श्रृंखला का आखिरी सवाल आज पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में तमाम आतंकी कैंप और लॉन्च पैड्स को तुरंत तबाह कर देना चाहिए? क्या पाकिस्तान में चल रहे तमाम आतंकी कैंप्स और लॉन्च पैड को तुरंत तबाह कर देना चाहिए?
आप अपना जवाब हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो लिखिए NN स्पेस यस, अगर आपका जवाब ना है तो लिखिए NN स्पेस नो। अपना SMS हमें भेजिए 53636 पर, 53636 पर अपना SMS भेजिए। अपनी राय हमसे ट्वीट के जरिए साझा कीजिए #NN_, और आप अपनी राय लिखिए। इस कार्यक्रम के दौरान हम इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे। और हम आपको यह भी कह रहे हैं कि सोमवार से लेकर आज तक हम आपके सामने 3 सवाल प्रस्तुत कर चुके। आपने बड़ी संख्या में इसका अभी तक जवाब दिया है। आपके सभी जवाबों को आज प्रस्तुत करेंगे ताकि भारत सरकार कम से कम ये तो जाने कि इस देश का मूड क्या है। और आइए आज संसद की बात करते हैं। ऐसा लगा जैसे कि संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ने का बीड़ा उठा लिया था। नॉन स्टॉप भाषण दे रहे थे। लोकसभा में 100 मिनट से ज्यादा का भाषण उनका रहा और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में उनका धन्यवाद प्रस्ताव था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। उनकी बोली जिस तरह से थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि विपक्ष के पास वाकई में बहुत कुछ नहीं है कहने के लिए। हालांकि बाहर निकलकर विपक्ष ने कई बातों पर अपनी राय जाहिर की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कही। उनका कहना था कि अगर पंडित नेहरू के बजाय अगर पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो आज कश्मीर की समस्या होती ही नहीं। इसके साथ साथ कई और ऐसी कटाक्ष उन्होंने कहे जो कि वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल का सबब होंगे। मुश्किल होगा कांग्रेस को बचाना अगले कुछ एक महीनों के लिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी लोकसभा में बोलने के लिए उठे ही थे कि विरोधी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। 35 सेकंड तक पीएम मोदी ने हंगामा शांत होने का इंतजार किया और फिर हंगामे के बीच ही बोलना शुरू किया। आपके चरित्र में है, जब भारत का विभाजन किया आपने, देश के टुकड़े किए, और जो जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, अरे खरगे साहब कुछ तो कम करो। जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परंपराएं थी, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दी। लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम 12वीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। ये बात सही है कि अगर मैं यहां बैठ करके अंग्रेजी में 9 लिखता हूं, मैं नहीं मानता हूं यहां का कोई व्यक्ति इनकार करेगा हाँ ये 9 है, लेकिन वहां बैठने वाले को 6 दिखेगा। मैं अंग्रेजी में यहां 9 लिखूं तो मैं गलत नहीं हूं, लेकिन अब आपको 6 दिखता है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि आप वहां बैठे। अब समय आ गया है कि देश के सामने सत्य आना चाहिए। ये एनपीए आपका पाप था और मैं आज इस पवित्र सदन में खड़ा रह करके कह रहा हूं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा रह करके कहता हूं, मार्च 2018 में बैंकों द्वारा दिया गया कुल एडवांस 18 लाख करोड़ रुपए, और हमने 6 साल में आप देखिए क्या हाल हो गया। 8 में 18 लाख करोड़, और आप जब तक मार्च 2000 तक बैठे थे ये 18 लाख करोड़ पहुंच गया 52 लाख करोड़ रुपया, जो देश के गरीब का पैसा आपने लुटा दिया। एक साल में 70 लाख नए ईपीएफ में नाम रजिस्टर हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना,
एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की योजना, ये सारी बातें देश के मध्यम वर्ग के ऊर्जावान नौजवानों को उस एस्पिरेशन को बल देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का भाषण खत्म होते ही सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने खड़े होकर पीएम के भाषण का स्वागत किया, लेकिन विपक्षियों का विरोध फिर भी जारी रहा। टीम न्यूज़ नेशन। आपने देखा किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, और ये शायद अपने आप में संसद भवन के भीतर कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई, और वो तब जबकि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे थे और ऐसे में सांसद रेणुका चौधरी कुछ नारेबाजी कर रही थी। सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में उन्हें टोकने की कोशिश की। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ टिप्पणी की, और जो टिप्पणी उन्होंने की उस पर ठहाके लगने लगे। रेणुका चौधरी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संसद के बाहर निकलकर उन्होंने इसे अपने महिला के अपमान के तौर पर, महिला होने के अपमान के तौर पर प्रस्तुत किया, और एक तरह से ये मामला काफी संगीन बनता जा रहा है। Doctor, please. Sit down. Sit down, Renuka. Sit down. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior. Please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर निजी टिप्पणी की। जो प्रधानमंत्री ने कहा, ये बाहर कानून उस पर लागू हो सकती है। डेनिग्रेटिंग द स्टेटस ऑफ विमेन इज अ क्राइम, मैं कह सकती हूँ इस बात को। तो ये बहाना है कि हम कोई उनकी निजी बातों में हमने कुछ कहा। जाहिर सी बात है, इस पर भी राजनीति अभी दूर तक जाएगी, लेकिन आज राजनीतिक किस तरह से बयानबाजी तेज हो रही है राफेल विमान की खरीद पर, यह हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत तेज कर दिया है। राफेल सौदे को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रक्षा मंत्रालय के पास जवाब देने को कुछ भी नहीं है, यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज दिक्कतें हो रही हैं सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष के सवालों के जवाब देने में। राफेल सौदे में आखिरकार कहां दिक्कत है, यह बात सरकार नहीं कहती, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी पर राजनीति जरूर होती है। फाइटर जेट राफेल पर सियासी संग्राम, जंगी जहाज पर जुबानी जंग। 59,000 करोड़ की राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सवाल डील को लेकर है, सवाल सरकार की नीयत पर भी है। राफेल डील में चोरी हुई है, हाँ या ना, और क्लियरली बता देना चाहिए। हमारे 3 सवाल हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट बदला पेरिस में जाके? आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पूछा था, हाँ या ना? और आपने क्या दाम हवाई जहाज के लिए दिया? पहली बार रक्षा मंत्री जी कहती हैं कि भैया हम देश को नहीं बताएंगे, और देश को यह समझना है कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात की थी, भ्रष्टाचार पे आक्रमण करने की बात की थी, और राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ है, और प्रधानमंत्री उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ राफेल डील पर दस्तखत किए थे। करीब 59,000 करोड़ रुपए की लागत में 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीदे गए थे, लेकिन इन लड़ाकू विमानों की कीमत को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से भी तल्ख जवाब दिए जा रहे हैं। गंभीर नहीं है राहुल जी, जो पार्टी के नेता है, वो पार्टी का इतिहास है, ये इसको कोई गंभीरता से लेगा नहीं राहुल जी की इस बातों को। इस बीच डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस डील को लेकर सफाई भी जारी की है। राफेल डील पर रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राफेल सौदे में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। मोदी सरकार ने राफेल को लेकर फ्रांस के साथ जो डील की वो यूपीए सरकार के मुकाबले बेहतर है। लड़ाकू विमान की कीमत के लिहाज से भी मोदी सरकार की डील बेहतर है। राफेल डील के सौदे का पूरा विवरण देना फ्रांस के साथ हुए करार का उल्लंघन होगा।
यूपीए सरकार ने भी अपने शासनकाल में रक्षा सौदों की गोपनीयता पर जोर दिया था। साफ है, सरकार कांग्रेस के इस मुद्दे की अपने जवाब के जरिए हवा निकालना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि उसे सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। लेकिन ये तय मानिए कि राफेल डील पर सरकार और कांग्रेस के बीच में ये लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर बड़े ही शायराना अंदाज में सरकार को अपना जवाब दिया है। और आइए जरा आपको उनका ट्वीट दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बड़ी लंबी थी साहेब की बात। जी हाँ, बड़ी लंबी थी साहेब की बात, सदन में दिन को बता दिया रात। काफी शायराना अंदाज है उनका इस ट्वीट को लिखने में। अपनी नाकानियों पर डाले पर्दे, और फिर आगे लिखते हैं, अफसोस भाषण से गायब थे देश के मुद्दे। प्रधानमंत्री जी चुप्पी कब तोड़ेंगे, राफेल डील पर आखिर कब बोलेंगे। यह है राहुल गांधी का ट्वीट। और जाहिर सी बात है, इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया है जो आज सरकार के लिए मुफीद नहीं होगा। अब एक ऐसी खबर जिस पर सियासत बड़ी जोर से हो रही है, और इसके बाद अभी समझ नहीं आ रहा कि दरअसल हमारे देश की हम संविधान को किस तरीके से देखें, क्योंकि आज जो नेता गण भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अशोभनीय है। चाहे विनय कटियार हो या असदुद्दीन ओवैसी, हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मुसलमानों का हमारे देश में क्या काम। बीजेपी के सांसद मुसलमानों को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी एक अपनी अलग शैली में इस बात का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानियों के ऊपर क्या इस तरह की राजनीति की जा सकती है? क्या यह वाकई में संभव है कि हर पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को आप दुश्मन मान लें? क्या यह वाकई में संभव है कि हर मुसलमान पाकिस्तान के प्रति बहुत संवेदना रखता है जो हिंदुस्तान में रह रहा है? और क्या यह वाकई में संभव है कि हर मुसलमान को आज पाकिस्तान भेज दिया जाए? बीजेपी के कुछ एक नेता जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह अशोभनीय तो बहुत छोटी सी बात होगी, समझ में नहीं आता, समझ के परे है। यही है इनका रवैया, जिससे जाहिर होता है इनकी सोच और इनकी नीयत। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिना के पैगाम को हमने ठुकराया। आप क्या कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा? आप बनाइए उसको, 3 साल सजा दीजिए। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के सवालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो बीजेपी सांसद विनय कटियार जवाब देने के चक्कर में उनसे 2 कदम आगे निकल गए। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? कटियार ने मुसलमानों को देश छोड़ने की नसीहत दे दी, तो सवाल कटियार की भाषा पर भी उठे। बीजेपी को जवाब देते नहीं बना। देखिए, जहाँ तक इनका स्टेटमेंट है विनय कटियार जी का, ये इनका निजी स्टेटमेंट है, पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि जो हिंदुस्तान में आज मुसलमान रह रहा है, ये पक्का सच्चा देशभक्त मुसलमान है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। हिंदू, मुसलमान और घमासान, ये सब सिर्फ सियासी फायदे और नुकसान की कवायद है। सवाल यह है कि ओवैसी क्या मुसलमानों को डराना चाहते हैं? सवाल यह भी कि आखिर विनय कटियार को यह हक किसने दिया कि वो मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान सुनाए? दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। बड़े अफसोस की बात है कि 70 साल की आज़ादी के बाद आज एक बार फिर हिंदू और मुसलमान के ऊपर राजनीति हमारे देश में हो रही है। आखिरकार ये कौन लोग हैं जो आज ये कहने से बिल्कुल नहीं डरते कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए? हर मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो उतना ही हिंदुस्तानी है जितना हर हिंदू। लेकिन हमारे देश में राजनीति की कोई स्तर ही नहीं रह गई। अब तो गाय के बयान पर भी ज़बरदस्त राजनीति होने लगी है। अब देखिए ज़रा, इसे आप क्या कहेंगे? जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी ने कहा है कि सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ताकि इस गाय की जान बचाई जा सके, और उसके बाद कोई भी ये कहने को तैयार न हो कि गाय को मारा जा सकता है या गाय के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि गाय के नाम पर भी जबरदस्त राजनीति होती दिख रही है हमारे देश में। ये देश के हालात की बुनियाद के ऊपर तो है ये चीज।
हम ये कह रहे हैं कि देश के हालात क्या हैं इसके बारे में तो अरबाब सियासत कहेंगे, लेकिन बहरहाल जो एक फ़िदा है और जिस फ़िदा के अंदर वो लोग जो नफ़रत की सियासत कर रहे हैं वो आज़ाद हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी तबाही की चीज़ है और आने वाले दिन आज के मुकाबले में और ज़्यादा तबाही लाने वाले होंगे। इस तरह के भड़काऊ बयान के बाद ही आज हमारे देश का ये माहौल बन चुका है जहां हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता दिख रहा है। गाय की सुरक्षा के लिए कई राज्यों में कानून बने हुए हैं और उन राज्यों में कानून व्यवस्था के तहत ये अपने आप में काफ़ी है और इसकी वजह से पूरे देशव्यापी किसी कानून की आवश्यकता शायद नहीं है। लेकिन हमारे देश में पिछले 3.5 साल में गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चिंता जता चुके हैं। हम आपको पिछले 3 साल के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो बताता है कि कैसे हिंसा लगातार गाय के नाम पर बढ़ रही है। साल 2015 में यानी कि अब से 2 साल पहले 12 मामले सामने आए थे जो कि हिंसा के थे, जो गाय की सुरक्षा को लेकर तथाकथित तौर पर किए गए और इसमें पीड़ितों की संख्या रही 48, यानी कि 48 लोगों को इसका दंश झेलना पड़ा। 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ गाय रक्षा के नाम पर हमारे देश में। जरा सोचिए क्या हम कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगले साल यानी कि साल 2016 का क्या आंकड़ा रहा। 24 हिंसा के मामले 2016 में सामने आए जिसमें पीड़ितों की संख्या रही 58 जो गौ हिंसा को लेकर सामने रहे और इसमें 8 लोगों की मृत्यु 2016 में हुई थी और 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अगर हम 2017 की बात करें तो 37 ऐसे मामले सामने आए जो गाय के नाम पर किए गए, जिसमें 152 लोगों पर इसका असर साफ तौर पर दिखा। 11 लोगों की जान गई इसकी वजह से। आप जरा सोचिए हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं जहां गाय के नाम पर पिछले 3 साल में तकरीबन 60 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। हम सब जानते हैं कि डोकलाम को लेकर हिंदुस्तान और चीन में किस तरह की तनातनी रही। तकरीबन 70 दिनों तक दोनों देशों की फौज एक दूसरे के सामने रही और तब जाकर किसी तरह से मामले को समझाया गया। लेकिन आज न्यूज़ नेशन आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है और ये आंकड़े जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये हमारे आंकड़े नहीं है बल्कि ये सरकारी आंकड़े हैं जिसे संसद में पेश किया गया है। क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में सिर्फ डोकलाम नहीं बल्कि चीन ने अब तक सबसे ज्यादा घुसपैठ यानी कि 426 घुसपैठ के मामले चीन के द्वारा दर्ज किए गए हैं सिर्फ पिछले साल यानी कि साल 2017 में। इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दरअसल चीन ने 1 किलोमीटर की रोड बना दी थी हमारी सीमा के अंदर। क्या इसकी जानकारी आपको थी? नहीं थी, क्योंकि सरकार ने इस तरह की खबरें सामने आने नहीं दी थी। लेकिन अब संसद भवन में इस खबर को सामने रखा गया है। ये तमाम आंकड़े रखे गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, इसलिए अब इसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ डोकलाम ही नहीं बल्कि कई ऐसे जगहों पर चीन ने घुसपैठ ही नहीं की बल्कि हमारी सरहद के भीतर घुसकर भी उन्होंने रोड और तरह तरह की चीजें बनाने की कोशिश की है। आप समझिए कि आज हम चीन के मुकाबले कितने असुरक्षित हैं। हिंदुस्तान की सरहद में घुस आए चीनी सैनिकों को रंगे हाथ पकड़े जाने की ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी हैं। भारत की जमीन पर घुसपैठ की कोशिश करते चीनी फौजियों को भारतीय सैनिकों ने कई बार रोका है। 72 दिन तक डोकलाम में चीनी दादागिरी की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। लेकिन डोकलाम तो चीनी घुसपैठ की वारदात का महज एक नमूना था। चीन ने पिछले साल 426 बार घुसपैठ की कोशिश की। भारत की जमीन पर चीनी घुसपैठ का यह खुलासा हुआ है रक्षा मंत्रालय के एक बयान से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने सदन में लिखित बयान दिया है कि 2016 के 273 के मुकाबले साल 2017 में अतिक्रमण के 426 मामले सामने आए हैं। भारत और चीन की सीमा तय नहीं हुई है। दोनों तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं और दोनों पक्ष उसी के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं। इसकी वजह से अतिक्रमण हुए हैं। सदन में सरकार का यह बयान जाहिर करता है कि पिछले साल जिस डोकलाम पर चीनी घुसपैठ की खबर आई थी वो महज नमूना था। रक्षा मंत्रालय ने सोच समझ के बयान दिया है और देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए हम हमेशा सचेत हैं। सुरक्षा बल भी और सेना भी तत्पर है। जवाब तो दिया होगा, जो उन्होंने देखा उसका जवाब दिया, लेकिन देश में आँच आने नहीं दी, ये बात तो सही है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये घटनाएं गलतफहमी की वजह से हुई, लेकिन चीन की धूर्तता की एक और मिसाल देखिए। सरकार ने सदन में बताया कि 28 दिसंबर 2017 को भारतीय सेना के गश्ती दल ने देखा कि 3 चीनी नागरिक अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के शियोंगला इलाके में 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना रहे हैं।
इसके बाद अतिक्रमण पर फ्लैग मीटिंग हुई और चीनी पक्ष ने माना कि 3 लोग गलती से LAC पार कर गए थे और चीन ने उनके औजार भी वापस लौटा लिए। चाइना बार बार ट्रांसग्रेशन कर रहा है, वो सिर्फ इतना बताना चाहता है कि भाई ये एरिया हमारा है, आप यहाँ पर मत आएं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, और बाद में इनको वो सबूत के तौर पे पेश करेगा। चाइना की पुरानी आदत है। जाहिर है ये महज गलतफहमी नहीं हो सकती कि कभी चीनी फौजी तो कभी चीनी नागरिक हिंदुस्तान की जमीन में घुस आएं और सड़कें भी बनाने लगे। आंकड़े चीन की नीति और नियत दोनों से ही पर्दा उठाते हैं। डोकलाम तो सिर्फ एक वानगी भर है। ऐसी कई घटनाओं को चीन अंजाम देने की तैयारी में है और जाहिर है भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि चीन साफ तौर पर भारत की सीमाओं पर नजरें गड़ाए बैठा है। वीडियो जगदीश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब दरअसल ये दारोमदार सरकार पर है कि हम कितने चौकन्ने हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने हिंदुस्तान की जमीन में कई बार घुसने की कोशिश की, लेकिन साल 2017 में जितनी घुसपैठ की वारदातें चीन की तरफ से दर्ज की गई हैं, इतनी आज तक कभी दर्ज नहीं की गई 1962 के बाद से। यानी कि तय है कि चीन ने भारत सरकार की तमाम तैयारियों को बार बार टेस्ट करने की कोशिश की है। ऐसे में हमें इस बात से बिल्कुल भी पर्दा नहीं डालना चाहिए इस बात पर कि दरअसल हमारी तैयारी बहुत कमजोर है, और वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज कनेक्टिविटी के तौर पर चीन की सीमा हमसे बहुत कम कनेक्टेड है। हम वहां पर सड़क निर्माण नहीं करा पा रहे, हम वहां पर अपने फौजियों को तैनात नहीं कर पा रहे, हमारे पास माउंटेन ब्रिगेड्स की बहुत कमी है, और ये सब चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। चीन की विस्तारवादी नीति से हम भली भांति परिचित हैं, तो क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? क्या अब सरकार को वाकई में हरकत में नहीं आना चाहिए? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ महज गलतफहमी नहीं है। बार बार भारतीय जमीन पर घुसकर सड़कें बनाना गलतफहमी नहीं हो सकती। भारतीय गश्ती दल को रोकना भी महज गलतफहमी नहीं हो सकती। जानकारों का मानना है कि चीनी फौज बार बार इसलिए घुसपैठ कर रही है ताकि वो भारतीय तैयारी का अंदाजा लगा सके और अपनी विस्तारवादी नीति के तहत बांग्लादेश तक खुद की पहुंच बना ले। ये सारी हरकत के पीछे जो मकसद मेरे अनुसार अगर आप पूछें तो वो ये है कि किसी तरीके से जो ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको अगर ये पेनिट्रेट कर जाए तो उसके बाद वो बांग्लादेश में चले जाएंगे और फिर तिब्बत का एक डायरेक्ट मैरीटाइम कांटेक्ट हो जाएगा चिटागोंग से। दरअसल हिंदुस्तान को चीनी चाल को लेकर सतर्क रहने की दरकार इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भारतीय सरहद पर चीन की तैयारी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। पूर्वोत्तर की बात करें तो चीन को भारत के मुकाबले भौगोलिक फायदा हासिल है, तो ज्यादातर इलाकों में भारत निचले पोजीशन पर है। चीन ने भारत से लगती सीमाओं पर 15 हवाई अड्डे तैयार कर लिए हैं और 17 हवाई पट्टियां बनाई हैं, जिसके मुकाबले भारत के पास भी 31 हवाई क्षेत्र हैं। चीन ने LAC पर 31 सड़कें बना ली हैं, जबकि भारत के पास 27 सड़कें ही मौजूद हैं। चीन ने रेलवे लाइन से लेकर हाईवे और लॉजिस्टिक हब्स बनाए हुए हैं, जबकि भारत में 14 अहम रेलवे ट्रैक्स का काम शुरू भी नहीं हुआ है। हालांकि भारत की सैनिक तैयारियों की बात करें तो LAC के लिए सेना की 12 डिवीजन तैनात है। इसके अलावा हाल में असम से लेकर अरुणाचल तक पुल और सुरंगें बनने का काम शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। लेकिन अब पानी दरअसल गले तक आ चुका है, और वो इसलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान ने अगर जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो चीन वाकई में हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब जरा आप देखिए इस ताज़ा शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि आज चीन ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और वहां से आ रहे किसी भी मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। इसके परीक्षण के बाद चीन की ओर से सिर्फ यह बयान जारी किया गया है कि मिड कोर्स इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट फायर रक्षात्मक है, इसके लिए किसी भी देश को निशाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चीन की ओर से यह परीक्षण हिंदुस्तान के लिए वाकई में खतरे की घंटी है, क्योंकि इस तरह के मिसाइल परीक्षण के साथ चीन न सिर्फ अपनी ताकत को इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि ये जतला भी रहा है कि अगर सैन्य ताकत के मुकाबले हिंदुस्तान ने कभी भी चीन की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो चीन भारत को रौंदने की ताकत रखता है। जिस वक्त हिंदुस्तान हिंद महासागर में 700 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-1 मिसाइल का टेस्ट फायर कर रहा था, तकरीबन उसी वक्त चीन ने
जमीन से अंतरिक्ष में मार करने वाली मिड कोर्स इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट फायर किया। चीन ने सोमवार को जिस मिसाइल का टेस्ट फायर किया उसे मिड कोर्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यह मिसाइल जमीन से लॉन्च की गई है और इसने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक मिसाइल को नष्ट कर दिया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सिर्फ 50 चीनी संकेतों और 250 शब्दों में जो बयान जारी किया गया, उसका मतलब यह है कि चीन ने अपने ग्राउंड बेस मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट रक्षात्मक है, किसी देश को लक्ष्य करके नहीं किया गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 2014 में जहां से परीक्षण किया था, वहीं से इस इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया। इसके अलावा चीन ने इस मिसाइल के टेस्ट फायर को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए टारगेट की ओर बढ़ती है तो उसके वायुमंडल से निकलकर अंतरिक्ष में जाते ही दूसरी ओर तैनात मिड कोर्स इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ दी जाती है। ये मिसाइल वायुमंडल की सीमा से बाहर अंतरिक्ष में ही हमलावर बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देती है। चीन ने इससे पहले 2010, 2013 और 2014 में इस मिड कोर्स इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन अब 4 साल बाद फिर चीन के इस टेस्ट ने एशियाई देशों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि चीन ने यह टेस्ट इसलिए किया ताकि साउथ कोरिया में तैनात अमेरिकी थार्ड का जवाब दिया जा सके। इसके अलावा चीन दक्षिण चीन सागर पर अपने दबदबे को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। साथ ही चीन का यह टेस्ट फायर भारत के सामने ताकत दिखाने के मकसद से भी हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चीन की इन तैयारियों को देखते हुए भारत को होशियार रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं स्वामी रामदेव की। योग गुरु स्वामी रामदेव अपनी जीवनी दरअसल लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने तमाम ख्यातियां हासिल की हैं और एक तरह से मिसाल भी बन चुके हैं। इसलिए एक नया टीवी सीरियल शुरू हो रहा है जो कि स्वामी रामदेव के संघर्ष के ऊपर आधारित है। स्वामी रामदेव का कहना है कि इस सीरीज को देखकर हमारे देश के लोग संघर्ष से लड़ाई लड़ना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे और इससे सबक लेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अपने आध्यात्म के साथ साथ योग की इस परिभाषा को लेकर स्वामी रामदेव ने कई बातों को स्पष्टता से न्यूज़ नेशन के सामने रखा। हमारे बिना तुम धन को नहीं समझ पाओगे। करते करते कहीं उनकी पाले में चला गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आबादी बहुत है हिंदुस्तान में, कोई समस्या नहीं। मैं कर रहा हूँ। ये इतना तो कर लेते हैं, खींच तो लिया जोर से, पूरी गुफा बना ली। अब इसको घुमाना बाकी है। घुमाने वाला काम मैं कर देता हूँ, तुम दोबारा से लेना पड़ेगा। इतनी देर फेस पे जाओ। कई लोगों ने तो इसी में भी विवाद कर लिया। सर अच्छा करते हैं आप मयूरासन करते हैं। हाँ तो पहले शीर्षासन करा लेते हैं फिर मयूरासन करते हैं। ना ये ट्रेंड हो गया है बहुत अच्छे से। ना करेगा, अब निष्णात हो गया है। अभिनय करते करते अच्छी चीजें सीखते ही है और यही हमारा मकसद है कि हटाओ पूरा। मैं चाहता हूँ मुझे देखने के लिए कर देता हूँ जिससे कि ये अकेला संघर्ष में। उठाओ आगे से, चलो बन गई बात। सिंगल ऑर्डर तो बहुत ही तपस्या की है। तो स्वामी रामदेव का डबल रूप आपने अभी देखा न्यूज़ नेशन के स्क्रीन पर। अब आपको ले चलते हैं। ऑटो एक्सपो की शुरुआत हो चुकी है और इस बार ऐसा लगता है जैसे कि ऑटो कंपनियों ने अपना सब कुछ सामने रख कर दिया है। चकाचौंध आपकी आंखों को भी बर्दाश्त नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा में लगा गाड़ियों का मेला। ऑटो एक्सपो में एक से बढ़कर एक कार। 2018 में ऑटो एक्सपो का शानदार आगाज हो चुका है और इसी के साथ फ्यूचर कारें भी सबके सामने आ चुकी हैं।
ऑटो एक्सपो के आकर्षण का केंद्र रही मारुति की फ्यूचर एस कार, जो कि साल 2022 तक सड़कों पर दौड़ने लगेगी। ऑटो एक्सपो 2018 की शुरुआत और सबसे पहले मारुति ने अपनी फ्यूचर एस को अनवील किया है। ये वो कार आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये फ्यूचर एस कार है, कॉन्सेप्ट व्हीकल है मारुति का, और इसे जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि मारुति ने कहा है कि अभी इसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि इसकी डिटेलिंग क्या है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसी कारें जो भविष्य में ऑटो कंपनियां जो है बना करके तैयार रख चुकी हैं, वो उसकी एक झलक जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगी ऑटो एक्सपो में। कोरियन कंपनी किया ने अपनी कॉन्सेप्ट कार भी लॉन्च की, जो 2020 तक भारत की सड़कों पर उतर सकती है। ऑटो एक्सपो 2018 में कोरियर का कंपनी किया ने कदम रखा है पहली बार भारत में, और एक कॉन्सेप्ट व्हीकल्स को अनवील किया है। ये कॉन्सेप्ट व्हीकल है एसपी कॉन्सेप्ट, जिसे भारतीय बाजार में अनवील किया गया है ऑटो एक्सपो 2018 में। इस व्हीकल के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है उसे समझ में आता है कि ये क्रॉसओवर एसयूवी क्रॉसओवर कार है। ऑटो एक्सपो में जहां एक से बढ़कर एक कारों का जलवा है, तो दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक बाइक भी इस ऑटो एक्सपो में मौजूद है। ऑटो एक्सपो में इस बार 26 गाड़ियां लॉन्च की जाएंगी। गाड़ियों का एक खूबसूरत मेला 14 फरवरी तक चलेगा। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।